Hello everyone. Today in this video we will study topic about cotton mills come up means सूती कपड़ा मिलों का उदय and this video is second part of chapter weavers, iron smelters and factory owners. So let's start this video. Read to cotton mills come up means सूती कपड़ा मिलों का उदय. The first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1854. भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई और यह कताई मिल थी. From the early 19th century, Bombay had grown as an important port from the export of raw cotton from India to England and China. By 1900, over 84 mills started operating in Bombay. 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था और बम्बई जो था पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी. जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा और सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी और उनमें से बहुत सारी मिलें जो थीं वो पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे. द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वाज स्टार्टेड इन 1861. अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला और इस दौरान दूसरे शहरों में ऐसे कई कारखाने भी खोले गए थे. जैसे अहमदाबाद में 1861 में पहला कारखाना खुला. अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित जो कानपुर है वहाँ भी एक कारखाना खुला. ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू अ डिमांड फॉर लेबर. Thousands of poor peasants, artisans and agricultural laborers moved to the cities to work in the mills. सूती कपड़ा मिलों की संख्या बढ़ने के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी और हजारों गरीब जो पीसेंट्स थे, आर्टिसंस थे और एग्रीकल्चरल लेबर्स थे वे सभी काम की तलाश में कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे. The textile factory industry in India faced many problems. It found it difficult to compete with the cheap textile imported from Britain. स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा और सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था और ज़्यादातर देशों में सरकारें जो आयातित वस्तु थीं उन पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी. इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के जो नए उभरते उद्योग थे उनको संरक्षण मिलता था. द colonial government in India usually refused to protect the local industries. लेकिन औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी. During the First World War, textile imports from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies, which increased the development of cotton factory प्रोडक्शन इन इंडिया. लिहाजा जो भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय दिखाई दी जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की काफ़ी मात्रा में कमी आ गई और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखाना से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी. यहाँ
इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से सूती कपड़ा मिलों का फिर से उदय हुआ। नेक्स्ट ये जो इमेज है, ये इमेज एक कपास कारखाना में काम करती मजदूर महिलाओं का है, जो कि 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा यह लिया गया है। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थीं, जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर मजदूर पुरुष हुआ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील, मीन्स टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। टीपू सुल्तान, who ruled Mysore till 1799, had sword made up of a special type of high carbon steel called woods, which was produced all over South India. Woods steel, when made into sword, produced a very sharp edge with a flowing water pattern. जो भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से सुनते हैं या स्टार्ट करते हैं। ये टीपू सुल्तान वही हैं जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू सुल्तान की विश्वविख्यात तलवार आज भी इंग्लैंड के म्यूज़ियम में बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान की तलवार इतनी खास क्यों है? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में ये जो गुण था, कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुई थी, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवार बहुत पैनी और लहरदार हुआ करती थी। वुड्स स्टील was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. और ये जो वुड्स स्टील था, इसका प्रोडक्शन जो था, ये बहुत सारे मीन्स मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में ये तैयार किया जाता था। इनकी जो बनावट थी, लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों के कारण पैदा होती थी। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की जो सैकड़ों जो प्रगलन भट्टियाँ थी, उसमें वुड्स स्टील किस तरीके से बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे के काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हंडियों में रख दिया जाता था और तापमान के जो जटिल उतार चढ़ाव थे, उनको कंट्रोल करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल और मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। इंडियन वुड्स स्टील fascinated European scientist Michael Faraday, the legendary scientist and discoverer of electricity and electromagnetism, spent 4 years studying the properties of Indian woods. भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को भी बहुत ज़्यादा आकर्षित किया था। विश्व विख्यात वैज्ञानिक और बिजली और विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल लगभग 1818 से लेकर 1822 तक इसका अध्ययन किया। The woods steel making process, which has so widely known in South India, was completely lost by the mid-19th century. लेकिन दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण की प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। The sword and
Armor making industry died with the conquest of India by the British and imports of, of iron and steel from England replaced the iron and steel produced by craftspeople in India. भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। नेक्स्ट ये जो इमेज है, ये इमेज टीपू स्वॉर्ड मेड इन द लेट 18th सेंचुरी का है, जो कि 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की जो तलवार है उसकी ये इमेज है। टीपू सुल्तान की तलवार की जो मूठ है उस पर ये जो मूठ है इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो ये आयतें आपको दिखेंगी, ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं जिनमें युद्ध में जीत के लिए संदेश लिखा गया है। और गौर से देखिए कि शेर का सिर मूठ के निचले सिरे की तरफ है, ये शेर का सिर है जो कि नीचे की तरफ है। ये इसमें ये टीपू सुल्तान की तलवार का के बारे में आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट वी विल स्टडी टॉपिक अबाउट abandoned furnaces in villages, मीन्स गाँवों की उजड़ी भट्टियाँ। Iron smelting in India was extremely common till the end of the 19th century. वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन को बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, पर भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगालक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन भी बनाए जाते थे। द furnaces were most often built of clay and sun-dried bricks. The smelting was done by men while women worked the bellows, pumping air that kept the charcoal burning. ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धौकनी चलाती थीं। धौकनी मतलब हवा में फेंकने का एक यंत्र होता है, उसे धौकनी कहते हैं। और वे जो थे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा पर फेंका करती थी। By the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर भी खत्म होने लगा। This was because ऐसा इसलिए हुआ, न्यू फॉरेस्ट लॉज enacted by the colonial government prevented people from entering the reserved forest, which reduced the supply of charcoal. इसकी जो वजह थी, एक बहुत बड़ा कारण यह था कि नए जो फॉरेस्ट लॉ बनाए गए थे जिनके बारे में हम चैप्टर 4 में स्टडी कर चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी, तो लोहा बनाने वालों को कोयला के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलता और फिर लौह अयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे। वन कानून को नज़रअंदाज करते हुए अक्सर चोरी छिपे जंगल में जाकर वे लकड़ी इकट्ठा करके तो ले आते थे, पर लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों की आवाजाही की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी हर भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी टैक्स चुकाना पड़ता था, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। By the late 19th century, iron and steel was being imported from Britain.
Ironsmith in India began using the imported iron to manufacture utensils and implements. 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन और औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय जो प्रगालक थे उनके द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। By the early 20th century, the artisans producing iron and steel faced a new competition as a new iron and steel factories come up in India. 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई थी।